हे क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका केमिस्ट्री क्वीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर मैंने आपकी क्लास 10 की वन शॉट सीरीज को स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हम अभी तक अपने टोटल 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा उस सीरीज के अंदर रहेगा चैप्टर नंबर 6, जहां पर आज हम स्टडी करेंगे हाउ डू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर है और आज हम इसको वन शॉट में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन ऑन हाउ डू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। टुडे वी विल स्टडी, आज हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, sexual reproduction and the types of asexual reproduction like fission, budding, regeneration and fragmentation and spore formation, vegetative propagation। और हमारे एक छोटे से डब्बे में बंद होता है ना टिश्यू कल्चर, हमें क्या करना है वो करना। और यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एक बार हम किसके अंदर पढ़ेंगे, प्लांट्स के अंदर, और एक बार हम किसके अंदर पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे प्यूबर्टी, फिर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बट लास्ट हमारा क्या रहेगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी के देखने को मिलते हैं सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस by which an organism reproduce a new individual of the same kind। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर कैसा फिनोमिना, ये बायोलॉजिकल फिनोमिना है, जहां पर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है यहाँ पर रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक न्यू इंडिविजुअल क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। किससे, हमारे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, फ्रॉम, किससे होता है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। हमारा जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सेम काइंड, और कैसा होना चाहिए भी, सेम काइंड। इन पे मैं डेफिनेशंस पे हाईलाइट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी डेफिनेशन के जो कीवर्ड्स हैं ये आपकी रिप्रोडक्शन डेफिनेशन में आने चाहिए। ठीक है, कोई कहता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू वंस, दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। नहीं भाई, रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वंस ऑफ द सेम काइंड बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन। ऐसा नहीं हो सकता ना, ह्यूमन बीइंग से गाय थोड़ी ना आ सकती है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग आएंगे, गाय से गाय आएगी, बात समझ में नहीं, तो सेम काइंड का यही मतलब होता है। ठीक है, क्लियर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। हाँ जी भाई, मेन एडवांटेज क्या है रिप्रोडक्शन का, क्या इसका मेन एम पॉपुलेशन इंक्रीज करना है, क्या सिर्फ एम इसका पॉपुलेशन इंक्रीज करना है, नहीं, इसके और भी सारे हैं। फर्स्ट तो रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑन द अर्थ। हमारी जो स्पीशीज की कंटिन्यूटी है, हमारी जो क्या है, हमारी जो पीढ़ियां हैं वो एज इट इज बनी रहे, हमारी जो स्पीशीज की कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। फर्स्ट इसका एडवांटेज है। इट क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन which leads to the stability of a species। ये जेनेटिक वेरिएशन भी लेकर आता है। क्या लेकर आता है, ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन। ठीक है, ये क्या लेकर आता है, वेरिएशन। वेरिएशन की वजह से क्या आती है, स्टेबिलिटी। इट हेल्प्स इन द ओव्यूलेशन ऑफ ए स्पीशीज, और इवोल्यूशन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन से क्या आता है, वेरिएशन, वेरिएशन से क्या होता है, इवोल्यूशन। और आर द इंटररिलेटेड टर्म्स। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, 3 पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए। फर्स्ट, कंटिन्यूटी मेंटेन करता है। सेकंड, वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। थर्ड, इवोल्यूशन करता है। किसकी वजह से इवोल्यूशन होता है, आपके वेरिएशन आने की वजह से इवोल्यूशन होता है। आइए चलते हैं की टर्म्स पर। क्या चलेंगे हम लोग, की टर्म्स पर। आइए कुछ बात कर लेते हैं कि जब भी हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आइए इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टर्म जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, पहला टर्म। दूसरा आपका डीएनए क्या होता है। तीसरा आपके क्रोमोसोम क्या होते हैं। चौथा आपका जीन क्या है। ठीक है, क्रोमेटिड क्या है, कहीं पर वर्ड आ जाए भी क्रोमेटिड क्या है।
ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए थोड़ा सा इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक सेल है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, ऐसे ये ऐसे ये अनटेंगल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो, ऐसे गुच्छे की तरह पड़ा हुआ है, धागे का एक गुच्छा है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिन। क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिन। ये क्या है, क्रोमेटिन। जब ये धागे की तरह गुच्छे में प्रेजेंट है तो क्या बोल दिया, क्रोमेटिन। क्या बोल दिया, क्रोमेटिन। जब आपकी सेल डिवाइड होने वाली होती है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के वक्त यही क्रोमेटिन बड़ी सुंदर शेप ले लेते हैं। इसी को पकड़ के आपने ये शेप बना दी। मान लो आपके पास ये क्या था, ये धागा था, इसी को पकड़ के ऐसी सुंदर सी शेप बना दी। क्या बन गए, क्रोमोसोम। क्या बन गए, क्रोमोसोम। नथिंग, क्रोमेटिन का ही पार्ट है, बस सुंदर शेप में कन्वर्ट कर दिया। क्या, क्रोमोसोम। पकड़ के इस क्रोमोसोम को खोल दिया, पकड़ के ऐसे खींच दिया, ऐसे पूरा धागा बना दिया। एक आपकी सहेली उस हैंड से पकड़ रही है, एक उस हैंड से। क्या है ये, डीएनए। क्या है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। क्या है ये, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट स्टोर इंफॉर्मेशन, जो अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, हर कैरेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसकी क्या है, फॉर्म है। क्रोमेटिन गुच्छे की फॉर्म में पकड़ा हुआ, उसको पकड़ के खींच दिया, डीएनए। सुंदर शेप बना दी, क्रोमोसोम। क्या बन गया, क्रोमोसोम। ठीक है, ये अब कहोगे मैडम ये जीन क्या है। अरे जो ये डीएनए आपने पकड़ के खींचा है ना, इस छोटे से सेगमेंट पे से सुंदर सुंदर मोतियां लगे हुए, मोती लगे हुए ऐसे ऐसे। इस डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या कहलाएगी, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये जीन है जो कि किसको होल्ड करती है, अपने ऊपर कैरेक्टर को। डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जीन, पूरा धागा डीएनए, ऐसे गोल 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 घुमा दिया क्रोमेटिन, सुंदर शेप बना दिया क्रोमोसोम। तो मैडम ये क्रोमेटिड क्या है, देखिए आपका ये क्रोमोसोम है, ये अपने जैसी एक और कॉपी बना ले तो ये दो बहनें बन जाती हैं। इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोल देते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक ये क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड, बात तो सेम ही है। एक क्रोमोसोम को एक क्रोमेटिड भी बोल देते हैं, बस बात खत्म। अपनी एक और बहन बना ले तो सिस्टर क्रोमेटिड बोल देते हैं। अब बस बच्चों में हमेशा एक कंफ्यूजन रहती है, उसको डाउट, अगर मैडम क्रोमोसोम और क्रोमेटिड एक है तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना इनके बीच में। सुनना मेरी बात, देखो भाई ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। इसमें कितनी क्रोमेटिड है, एक। इसमें कितनी क्रोमेटिड है, दो। जब तक इनका सेंट्रोमियर एक है, जब तक इनका सेंट्रोमियर एक है, क्रोमोसोम एक है। जैसे इनका सेंट्रोमियर फट गया, मतलब ये अलग अलग हो गया, किसी भी क्रोमेटिड के होने के लिए, ठीक है, या फिर किसी भी क्रोमोसोम को होने के लिए एक सेंट्रोमियर की आवश्यकता होती है। देखो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं ना, ऐसे देखो, ऐसे 2 3 4 5 दिख रहे हैं, कितनी क्रोमेटिड होगी, 5। क्रोमोसोम कितना, एक, क्योंकि सेंट्रोमियर कितना है इसका, एक। जब तक सेंट्रोमियर एक है तो क्रोमोसोम एक है, ठीक है, बट उस पर कितनी भी क्रोमेटिड लग सकती है। बात समझ में आ रही है। तो क्रोमेटिड का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, क्रोमेटिन का मतलब क्या होता है, डीएनए का मतलब क्या होता है, जीन का क्या मतलब होता है। ये बेसिक बेसिक टर्म है जो कि आपकी बड़ी हेल्पफुल रहेंगी किसके अंदर, हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म के अंदर और हेरिडिटी वाले चैप्टर के अंदर, ये आपको बड़ी हेल्प करेंगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ए बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। ठीक है, मेन जो हमारा एक बेसिक इवेंट है, इवेंट का मतलब क्या है, हमें रिप्रोडक्शन के अंदर क्या करना है, एक डीएनए की कॉपी को ही तो जनरेट करना है। मान लो कोई एक सेल है, इसको
दो सेल में टूटना है, एक ये सेल बन गया और एक ये सेल बन गया। मान लो इसके पास एक ये डीएनए पड़ा हुआ है। अब अपने इस डीएनए को इसको दो भागों में डालना है। क्या करना है? दो भागों में डालना है। तो दो भागों में तभी तो डालेगा जब इसके पास पहले खुद का डीएनए डबल होगा। तो अपने डीएनए को क्या करेगा? डबल करेगा, मतलब अपने डीएनए की एक सुंदर कॉपी बनाएगा यहाँ पे। इसी टर्म को डीएनए कॉपी बोल देते हैं, इसी टर्म को डीएनए रेप्लिकेशन बोल देते हैं। सब चीजें सेम है, बस कई बार डीएनए रेप्लिकेशन आ जाता है, कई बार डीएनए कॉपी आ जाता है। तो ये एक इसको दे देगा पकड़ के, ये एक इसको दे देगा। मान लो मैं इसको एक नंबर दे दूं और एक इसको दो, तो एक मिल गया और इसको क्या मिल गया? दूसरा। बात समझ में आ रही है? तो ये मेन इसका एक बेसिक इवेंट है क्या? क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। डीएनए कॉपिंग इज अकम्पेन्ड बाय द क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर अपरेटस। वो कहते हैं कि डीएनए कॉपिंग के साथ साथ हमें कुछ और सेलुलर अपरेटस भी क्या करने पड़ते हैं? बनाने पड़ते हैं। मैडम क्या होते हैं सेलुलर अपरेटस? आइए सीखते हैं इनको। सेलुलर ऑर्गन, हम इसको समझ सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनेल्स। ये देखना भाई, मैं आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर पढ़ा रही ताकि आपका एक शॉर्ट के अंदर सारा कवर हो जाए। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका क्या है? लाइसोसोम हो गया, आपका क्या है? ईआर हो गया, आपका क्या है? गोल्जी अपरेटस हो गया। ये सब क्या है? ये सेलुलर अपरेटस ही तो है भाई। मान लो कोई एक सेल दो सेल में टूट रही है, तो क्या सिर्फ वो अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगी? हम पढ़ते डीएनए रेप्लिकेशन है, बट उसके अंदर और भी तो, माइटोकॉन्ड्रिया भी तो दो बनेंगे, लाइसोसोम भी तो दो बनेंगे, ईआर भी तो दो बनेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे क्या है? आपके सेलुलर अपरेटस है। क्या है? सेलुलर अपरेटस है। अब बात आती है वेरिएशन, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? वेरिएशन की बात कर रहे हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? वेरिएशन। मैडम वेरिएशन होते क्या है? ठीक है, वेरिएशन। हाँ जी भाई, समझ में आया सबको? ठीक है, वेरिएशन। बात करने से अच्छा ना देख लो एक बार, ये ज्यादा काम आएगा। हाँ जी, वेरिएशन देखो भाई, वेरिएशन क्या है? वेरिएशन आर द डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ ए सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज। क्या है? डिफरेंसेस, विभिन्नताएं। क्या है? विभिन्नताएं, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मेरा ये ईयर लोब है, मेरा ये ईयर लोब एकदम हैंग्ड है, बट मेरी सिस्टर है, उसका जो ये ईयर लोब है वो अटैच है। हम दोनों सेम स्पीशीज है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, वो भी ह्यूमन बीइंग है। इवन वो मेरी सिबलिंग है, मेरी सगी बहन है, बट उसका ईयर लोब ऐसा है, मेरा ईयर लोब ऐसा है। दीज आर द वेरिएशंस। मेरा हेयर का कलर ब्राउन है, मेरी बहन का ब्लैक है। मैं बहन ले रही हूँ, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। दीज आर द वेरिएशंस। इनको क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म शो द वेरिएशन। जितने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे वो किसको प्रोड्यूस करेंगे? वेरिएशन को प्रोड्यूस करेंगे। अब आ जाओ भी, यहाँ पर क्या पढ़ना है हमें? वेरिएशन। वेरिएशन जो होते हैं आपके, अगर हम बात करते हैं वेरिएशन की, ठीक है, ये क्या है? वेरिएशंस के हम एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में दे रखा है ईयर लोब। ईयर लोब वाला आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं। किसका लिख सकते हैं? ईयर लोब वाला लिख सकते हैं। एक अटैच्ड ईयर लोब है और एक कैसा है? आपका फ्री है, फ्री ईयर लोब हो गया, इसका हो गया। ठीक है, तो किसका एग्जांपल है? वेरिएशंस। कई बार वेरिएशंस जो होते हैं वो आपके बड़े बेनिफिशियल्स भी होते हैं, कई बार जो आपके वेरिएशंस होते हैं वो बड़े हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन डिपेंड करता है कि किस तरह का वेरिएशन आ रहा है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ बच्चों को क्लास में और आज भी दे रही हूँ। हम लोग बैक्टीरिया कॉलोनी का एग्जांपल पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी किसका? बैक्टीरिया कॉलोनी का। तो मैं आपको वेरिएशंस के बारे में बता रही थी। फर्स्ट हमने एग्जांपल पढ़ा, जैसे कि हमारे सेम स्पीशीज के अंदर हमें वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था बैक्टीरिया का, और ये एग्जांपल किसका? भी आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। उन्होंने बोला कि हर एक स्पीशीज एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर रहना पसंद करती है। उसी का एक नाम बोला उन्होंने, क्या? निशे। निशे भी बोल देते हो, निश भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये क्या है? एक पर्टिकुलर हैबिटेट है जहां पर कोई भी स्पीशीज रहना पसंद करती है। तो मैंने एग्जांपल लिया किसका? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया जनरली कहां पर रहना पसंद करता है? एक टेम्परेट वाटर के अंदर रहना पसंद करता है, ना तो जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो और ना जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो, ऐसे पानी के अंदर रहना पसंद करता है।
अब कुछ समय के बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है हमारे एनवायरनमेंट में। क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से इसमें से बहुत सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं। बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया, जैसे कि मैं ये बताती हूँ, ये मान लो इसमें मैंने एस बना रखा है, ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, एक वेरिएंट बैक्टीरिया होते हैं। वेरिएंट का मतलब है हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं। मतलब ये अपने अंदर हीट रेजिस्टेंट जीन को डेवलप कर लेते हैं, और ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी क्या होते हैं, मरते नहीं है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये आप एग्जांपल्स दे सकते हो किसका, वेरिएशन का। दिस टाइप ऑफ वेरिएशन, ये वेरिएशन से कहां पर गए, उन्होंने अपने आप को इवोल्व कर लिया। क्या कर लिया, इवोल्व। मतलब जो कंडीशंस आपके नेचर में आपको प्रोवाइड कर रहा है आपका नेचर, आप उसके अगेंस्ट या फिर उसके साथ कोप अप करके जब आप काम करते हो, ठीक है, तो क्या होता है आपका, आप वहां पे सर्वाइव करते हो। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अब कोरोना आया, क्या अभी कोरोना मर गया है क्या? अभी कोरोना नहीं है हमारे पास, नहीं, अभी भी है, वो वायरस अभी भी है, बट हमने अपने आप को क्या कर लिया, उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लिया, उसके अनुसार रहना हम लोग सीख गए। हमें पता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके पे जाएंगे तो मास्क का यूज करेंगे, ठीक है, किसी के साथ ऐसी हैंड शेयरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोगों ने वैक्सीन का यूज किया है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट के साथ हमें क्या करना है, अपने आप को क्या करना है, अपग्रेड करना, अपने आप को क्या करना है, कोप अप करना है। तो इस तरीके के वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये वेरिएशंस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमन लेवल के ऊपर या किसी भी पॉपुलेशन के ऊपर। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। भाई इंपॉर्टेंस, वेरिएशन जरूरी क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी? वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट। यही मैंने आपको बात बताई, अभी बैक्टीरिया वाला एग्जांपल बताया था। ये वेरिएशन होने चाहिए। अगर उसकी कॉलोनी में कोई हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप नहीं होता तो उसकी पूरी की पूरी कॉलोनी खत्म हो जाती। वो डेवलप हो गया तो उसकी कॉलोनी बच गई। बात समझ में आ रही है? वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द स्पीशीज एंड देयरबाय हेल्प इन इवोल्यूशन। इसी वजह से उस बैक्टीरिया का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। इसी वजह से वो क्या होगा, उसकी सारी की सारी जो कॉलोनीज है वो जो मरी नहीं, वो बच गई। समझ में आ रही है बात आपको? तो वेरिएशन इसलिए क्या है, जरूरी है। आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये दो तरह का हो सकता है। एसेक्सुअल का मतलब क्या है, यूनिपेरेंटल है। कैसा है, यूनिपेरेंटल है। यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल आपको टर्म मिल सकती है भाई, यूनिपेरेंटल है मतलब इसमें एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, बाई पेरेंटल है। कैसा है, बाई पेरेंटल है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कैसा है, बाई पेरेंटल है। सिंगल ऑर्गेनिज्म, टू ऑर्गेनिज्म, नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, जबकि यहाँ पर आपका मेल एंड फीमेल गैमेट अलग से बनता है। देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पर गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती है, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आपको देखने को मिलता है। इट रिक्वायर्स ओनली माइटोटिक डिवीजन। बट आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर म्योसिस भी होती है, बिकॉज आपने पढ़ा है म्योसिस कहां पर होती है, जर्म सेल के अंदर होती है। कहां पर होती है, जर्म सेल के अंदर होती है। इट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो एकदम आइडेंटिकल होंगे किसके, हमारे पेरेंट्स की तरह। बट यहाँ पर हमारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे विल हैव सम कैरेक्टर्स फ्रॉम मेल पेरेंट एंड अदर फ्रॉम द फीमेल। सम कैरेक्टर्स में नॉट बी प्रेजेंट ईदर ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, आप देखते हैं ना, मान लो किसी के फादर की हाइट बहुत लंबी है, किसी की मदर की हाइट बहुत छोटी है, तो ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि वो बहुत लंबी या फिर बहुत छोटी हो, वो बीच की भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बीच की भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो ऐसे ही होगी। ठीक है, इन दिस चांस ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन इज ओनली थ्रू द रैंडम म्यूटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी म्यूटेशन हो सकता है, सॉरी वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं, बट एक ही पॉसिबिलिटी है किसके थ्रू, म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? सडन हेरिटेबल चेंज इन डीएनए। सडन हेरिटेबल चेंज इन डीएनए। भाई किसी सडनली एकदम से हमारे डीएनए में क्या आ जाए, चेंज आ जाए, एकदम से क्या आ जाए, डीएनए में क्या आ जाए, चेंज आ जाए। In this reproduction there is more chances of genetic variation. Asexual reproduction is not useful for the natural selection and the evolution of the species. Asexual reproduction को हम लोग natural selection के अंदर नहीं रख सकते, जबकि sexual reproduction evolution के लिए important है।
It occurs due to the pollination and fertilization. It occurs by budding, fragmentation and spore formation. किसकी वजह से होता है? स्पोर फॉर्मेशन की वजह से होता है। आइए पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अब आपकी एनसीईआरटी से यहाँ पे शुरू हो चुका है। आपकी एनसीईआरटी में पहले पेज पे दे रखा है व्हाट इज फिजन। फिजन क्या होता है? ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म? ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोन्स, अमीबा भी हो सकती है, पैरामीशियम भी हो सकती है और यूग्लिना भी हो सकती है और प्लाज्मोडियम भी हो सकता है। लर्न करेंगे मेरे साथ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और क्या रहेगा? प्लाज्मोडियम। रिप्रोड्यूस बाय दिस मोड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन फिजन पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू द 2 और मोर डॉटर सेल, ईच वन देन ग्रोन इनटू अ इंडिविजुअल। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं कुछ हद के एग्जांपल लेकर आई हूँ टाइप्स ऑफ फिजन के। एक ऑर्गेनिज्म का 2 टुकड़ों में बंटना ही तो क्या कहलाता है? फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना। अब वो ऐसे भी टूट सकता है, ऐसे भी टूट सकता है और इरेगुलरली भी टूट सकता है। बाइनरी फिजन इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू अ 2 स्मॉल नियरली इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल। जैसे कि एक सेल था, ऐसे 2 में टूट गया, दिस इज नोन एज बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब 2, फिजन का मतलब टूटना, जब कोई भी सेल 2 में टूट जाए। ड्यूरिंग बाइनरी फिजन न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस फर्स्ट, followed by the division of cytoplasm into the 2 parent producing daughter organism। इसका क्या मतलब है? देखो भाई, सेल है ये, सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस। वो कहता है कि बाइनरी फिजन में पहले न्यूक्लियस 2 भागों में टूटता है, फिर आपकी सेल 2 भागों में टूटती है। देखो, एक ये सेल थी, इसमें 2 क्या बन गए? न्यूक्लियस बन गए, फिर क्या बन गई? ये सेल। देखो ऐसे, ठीक है, क्या बन गई? सेल। पहले न्यूक्लियस फिर ये। बाइनरी फिजन अकर इन द यूनिसेलुलर प्रोटोजोन, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एटसेट्रा। आ जाओ भाई, अमीबा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर, यूग्लिना के अंदर। देख लो, ये अमीबा के अंदर है। कैसा है? अमीबा के अंदर है। ठीक है, ये कैसी किसकी स्ट्रक्चर है भाई? ये अमीबा की स्ट्रक्चर है। ऐसी किसकी स्ट्रक्चर है? ये अमीबा की। ये अमीबा की स्ट्रक्चर है। ये क्या है? स्यूडोपोडिया। कैसे हैं? स्यूडोपोडिया, मतलब इसके अपने खुद के पैर नहीं होते, बट फॉल्स फीट यहाँ पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से फूड को क्या करती है? कैप्चर करती है। ठीक है, ये पैरामीशियम, इसकी तो चप्पल जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है ना, स्लीपर की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है ना इसकी। स्लीपर की तरह क्या दिख रही है? स्ट्रक्चर दिख रही है, स्लीपर। ठीक है, स्लीपर की तरह क्या दिख रही है? इसकी स्ट्रक्चर दिख रही है, ऐसे आपको याद रखना है। ये क्या है? यूग्लिना। ठीक है, तो अमीबा आपसे ज्यादातर पूछा जाता है, तो अमीबा के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज ये टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन कितनी तरह का हो सकता है भाई? देखिए, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन भी हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल अमीबा के अंदर कैसा होता है भाई? इरेगुलर। आपको बाइनरी फिजन पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अमीबा के अंदर कैसा होगा? इरेगुलर। कैसा होगा? इरेगुलर। यूग्लिना के अंदर कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडनल। कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब इस तरीके से होगा। कैसे होगा? इस तरीके से बाइनरी फिजन होगा। ठीक है, पैरामीशियम के अंदर ट्रांसवर्स, इस तरीके से बाइनरी फिजन होगा। ट्रांसवर्स का मतलब होता है ऐसे, ऐसे लैंडस्केप में। ठीक है, वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे, इसका मतलब होता है ऐसे। ठीक है, तो ये आपके बाइनरी फिजन है। ऑब्लिक बाइनरी फिजन का मतलब होता है भाई कहीं से भी कट जाए, मान लो यहां से काट दिया। ठीक है, ऑब्लिक का मतलब होता है टेढ़ा। ऑब्लिक का मतलब टेढ़ा। ठीक है, अब आ जाओ भाई, टाइप्स ऑफ फिजन में हम क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन हमने कवर कर लिया था। बाइनरी फिजन का एग्जांपल देंगे भाई। बाइनरी फिजन का एग्जांपल हमने पढ़ा था क्या? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और क्या था? और क्या था? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पर किसका एग्जांपल है? मल्टीपल फिजन का। किसका एग्जांपल है? मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है। आपका एक और हो सकता है, कौन सा? लेशमानिया। कैसा हो सकता है भाई? लेशमानिया। ये जो एग्जांपल दे रखा है ना हमने, ये वाला, आप इसमें अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इसका एग्जांपल लिखेंगे क्या? लेशमानिया। क्या लिखेंगे? लेशमानिया। लेशमानिया क्या है? एक तरह का प्रोटोजोआ है, जिसकी वजह से कैसा बुखार होता है? काला अजर। कैसा होता है? काला अजर। अजर का मतलब होता है बुखार, काला का मतलब होता है काला बुखार। ठीक है, किसकी वजह से होता है? लेशमानिया। कैसा फिजन होता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। एनसीईआरटी में डायग्राम में बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है? ठीक है, आइए मल्टीपल फिजन को देखते हैं। देखिए,
यहाँ पर क्या है, मल्टीपल फिजन है, देखना इसको, ये क्या है, मल्टीपल फिजन। देखो ये कोई भी सेल था, इसके अंदर क्या था, ये न्यूक्लियस था, क्या था, ये न्यूक्लियस था। यहाँ पर देख रहे हो आप, इसके अंदर क्या था, ये न्यूक्लियस था। इसके न्यूक्लियस ने कंटिन्यूसली डिवाइड करा, देखो एक सेल से ये इसमें चला गया, सेल तो अभी भी वही है, दिख रहा है, बट न्यूक्लियस क्या हो गए, बहुत सारे हो गए। और इसने क्या बना ली, ये हार्ड कवरिंग बना ली, इसी को क्या बोलते हैं, सिस्ट। सिस्ट को क्या बोलते हैं, हार्ड कवरिंग, क्या बोलते हैं, हार्ड कवरिंग की फॉर्मेशन कर ली। देखिए जो आपका मल्टीपल फिजन है ना, वो अनफेवरेबल सिचुएशन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है, बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल आपको लर्न करना है प्लाज्मोडियम, जबकि बाइनरी फिजन का अमीबा, पैरामीशियम और लेशमानिया, अमीबा, पैरामीशियम और लेशमानिया आपको लर्न करना है। मल्टीपल फिजन इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ पेरेंट एंड द सेल स्मॉल नियरली इक्वल सेल्स ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई। मान लो ये एक सेल है, इसमें ऐसे बहुत सारे आपके क्या बन गए, डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। पेरेंट सेल ब्रेक अवे एंड इंडिविजुअल एट वंस, एग्जांपल किसका है, भी प्लाज्मोडियम का। किसका एग्जांपल है, प्लाज्मोडियम का। देख सकते हैं यहाँ पर आपका कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। किसमें होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। एक टफ कोट की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सिस्ट अराउंड द सेल। On return of the favorable condition, the cyst wall is broken and many daughter nuclei are released. ठीक है, जैसे आपकी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या करते हैं, अपने आप को फाड़ देते हैं और वो फट जाते हैं। ठीक है, और सारी की सारी डॉटर न्यूक्लियाई कहां पर आ जाती है, बाहर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, बडिंग। क्या पढ़ेंगे, बडिंग। फॉर्मेशन ऑफ ए डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम अ ओल्ड प्रोजेक्शन, द बर्ड अराइजिंग अ पेरेंट बॉडी इज नोन एज बडिंग। देखिए हमारे पास ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। किसका एग्जांपल है, ये हाइड्रा का। किसका एग्जांपल है, हाइड्रा। ठीक है, देखिए ये क्या है, एक स्मॉल प्रोजेक्शन है, दिख रही है आपको, दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है बाहर की तरफ कुछ निकला हुआ है। ठीक है, बाहर की तरफ कुछ निकला हुआ है। ठीक है, कहां से, पेरेंट बॉडी से। कहां से, पेरेंट बॉडी से। ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, हमने इसको क्या बोल दिया, बर्ड। क्या बोला, बर्ड। देखिए इसी बर्ड से ये एक और बन गया, सेम बन गया, दिख रहा है आपको, ये क्या बन गया, एक सेम बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं, बर्डिंग। कहां देखने को मिलती है, ईस्ट में, बैक्टीरिया में एंड मल्टी सेलुलर प्लेटफॉर्म्स में। इतने हमें याद नहीं करने, हमें क्या याद रखना है, हमें तो भाई अपना एग्जाम्पल लर्न करना है। किस किस में देखने को मिलती है, हाइड्रा में, और किस में देखने को मिलती है, ईस्ट में देखने को मिलती है। क्लियर है भी सभी को। बस आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रा कैसा है। अगर आप एग्जाम्पल लिख रहे हो ना हाइड्रा, तो ये कैसा है, ये मल्टी सेलुलर है। अगर आप लिख रहे हो ईस्ट, तो ये कैसा है, यूनिसेलुलर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब जिसके अंदर एक ही सेल है। ठीक है, आ जाओ। फ्रेगमेंटेशन, क्या पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर हमने एग्जांपल ले रखा है स्पायरोगायरा का। स्पायरोगायरा का ये हमने क्या लिया एग्जांपल, फ्रेगमेंटेशन का। देखिए सम ऑर्गेनिज्म लाइक द स्पायरोगायरा अपॉन मैच्योरेशन ब्रेक इनटू द स्मॉलर पीसेस। ये क्या है, आपकी एक स्पायरोगायरा है। स्पायरोगायरा ये मैच्योरेशन पे, मतलब मैच्योर होने पर क्या करती है, अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेगमेंटेशन। हाइड्रा एंड स्पायरोगायरा, बट इसमें एग्जांपल लर्न करेंगे किसका, स्पायरोगायरा का। भाई जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा ना, सिर्फ आपको वही लर्न करना है। एनसीईआरटी में दे रखा हमारा स्पायरोगायरा, तो हम स्पायरोगायरा से करेंगे। इसकी ये लिखेंगे, ये क्या है आपकी, ये क्या है, इसका डीएनए है। ठीक है, ये क्या है, इसका डीएनए है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, दो पार्ट में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया इस तरीके से, देख रहे हो। और ये बीच में क्या है, इनका सेप्टा, मतलब एक सेल दूसरे से क्या है, अलग है। सेप्टा का मतलब है गेट का काम कर रही है। अब आ जाओ, यहाँ पर क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन, ठीक है। ऑल्दो रीजनरेशन को कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रखा नहीं जाना चाहिए, बट एनसीईआरटी में दे रखा तो हमें पढ़ना चाहिए। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव पावर टू ग्रो द लॉस्ट ऑर्गन ऑफ देयर बॉडी। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मान लो किसी का कोई अंग
ठीक है, लॉस्ट हो जाता है तो वो फिर से क्या कर देते हैं उसको रीजनरेट। जैसे कि हमने पढ़ा है किसके अंदर, छिपकली के अंदर, हेमिडेक्टाइलस के अंदर। हेमिडेक्टाइलस का मतलब होता है छिपकली। छिपकली की मान लो पूंछ कट जाती है तो वो वापस क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। The ability of an organism to replace their lost part by the growth is known as regeneration। ठीक है, हमें क्या एग्जांपल लर्न करना है, हमारी बुक में कौन सा दे रखा है भाई, प्लेनेरिया। क्या किसका दे रखा है, प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया एक वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें हाईएस्ट कैपेसिटी है पूरे एनिमल किंगडम के अंदर, जो कि अपने पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को, मतलब पूरे के पूरे, वो अपने आप को क्या कर सकती है, रीजनरेट कर सकती है। क्या कर सकती है, रीजनरेट। हमें एक एग्जांपल लर्न करना है, क्या, प्लेनेरिया। क्या करेंगे, प्लेनेरिया। रीजनरेशन देख सकते हैं भाई, ये प्लेनेरिया के अंदर दिखा रखा है, एनसीईआरटी के एग्जांपल, आपका एनसीईआरटी की फोटो है ये। ठीक है, देखिए मान लो एक क्या थी प्लेनेरिया, इसको 2-3 टुकड़ों में कट कर दिया, यहाँ से भी प्लेनेरिया बन रही है, यहाँ से भी प्लेनेरिया बन रही है, और यहाँ से भी क्या बन रही है, प्लेनेरिया बन रही है। अब आ जाइए भाई स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, हाँ जी, स्पोर फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, स्पोर फॉर्मेशन ये किससे रिलेटेड है, फंगस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, फंगस। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन दिस ऑर्गेनिज्म। ये थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए होता क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास स्लाइड नहीं है ना, यहाँ पर बता देते हैं आपको। ये देखो, ये क्या है हमारे पास, ये हमें क्या दी थी, एक ब्रेड दे दी। ठीक है, क्या है ये, ब्रेड, और इस ब्रेड के ऊपर हमने क्या डाल दिया, वाटर। क्या डाल दिया, वाटर। एक ब्रेड का टुकड़ा लो, उसके ऊपर पानी डालो, और कुछ समय तक उसको एक डब्बे में बंद करके रख दो। 2 से 3 दिन बाद आप उस ब्रेड को निकालते हो, निकालने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखो, आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। मान लो ऐसे ऐसे पतले 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 ऐसे धागे दिखाई देंगे ऐसे। इन धागों को क्या बोलते हैं, हाइफा। क्या बोलते हैं, हाइफा। ऐसे हाइफा। थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट आपको क्या दिखाई देगा, धागा। ग्रुप ऑफ हाइफे को क्या बोल देते हैं, ग्रुप ऑफ हाइफे को बोलते हैं माइसीलियम। ग्रुप ऑफ हाइफा को क्या बोलते हैं, माइसीलियम। क्या बोलेंगे, माइसीलियम। हाइफा मतलब वो जो धागे थे उनको झुंड बना दे तो क्या बन जाएगा, माइसीलियम। एक एक धागा पकड़ ले तो क्या बनेगा, हाइफा। अब उसको रख के देखा हमने, मैंने उस धागे को ऐसे पकड़ के खींच लिया, फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देख रही हूँ, तब की कहानी देखते हैं, उसके बाद की कहानी है। मैंने पकड़ के देख लिया, उसको देखने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दिया। कैसा दिखाई दिया, इस तरीके से दिखाई दिया। देखो ये क्या थे, ये छोटे छोटे हाइफे थे हमारे। क्या थे, हाइफे। इस हाइफे के ऊपर देखो ये एक ऐसा हमारा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं क्या, स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इस गोले गोले को, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब स्पोर बियरिंग एंजियम, मतलब स्पोर को धारण करने वाला स्पोरेंजियम। इसके अंदर भर भर के ऐसे छोटे 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 क्या प्रेजेंट है, स्पोर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, स्पोर प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, स्पोर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, स्पोर। ठीक है, तो ये देखिए, देखिए स्पोरेंजियम, इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर। फोर का मतलब तो डंडी, उसको बियर करने वाली, किसको, स्पोरेंजियम को धारण करने वाली डंडी को क्या बोल देते हैं, स्पोरेंजियोफोर। इसको क्या बोल देते हैं, स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम में क्या प्रेजेंट है, स्पोर। क्या प्रेजेंट है, स्पोर प्रेजेंट है। देखिए इन मैनी फंगाई, मैनी फंगस एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन अ स्वोलन स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको, स्पोरेंजियम डेवलप्ड एट द टॉप ऑफ द फंगल हाइफा। हाइफा का मतलब समझ में आ गया, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई इज नोन एज हाइफा। ग्रुप को क्या बोलेंगे, माइसीलियम। उस एक धागे को पकड़ के निकाल दिया तो क्या है, सबसे पहले डंडी, डंडी को क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियोफोर। उस डंडी के ऊपर क्या है, स्पोरेंजियम। उस स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोर्स। क्या है, स्पोर्स। क्लियर है भी सभी को। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू द न्यू फंगस आफ्टर फॉलिंग द सुटेबल सबस्ट्रेटम। जब ये स्पोर इतने सेल डिवाइड कर करके उसके अंदर भर जाते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, तो वैसे बर्स्ट कर जाता है। बर्स्ट करने के बाद वो स्पोर हवा में जाते हैं, और हवा में जाने के बाद जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, वापस क्या करते हैं, फिर से जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्या, हाँ जी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये क्या हमारा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आइए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब समझते हैं। न्यू ऑर्गेनिज्म
कैन ग्रो विद द हेल्प ऑफ प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेग्यूल्स का क्या मतलब है? लीव्स भी हो सकती है, रूट्स भी हो सकते हैं और स्टेम भी हो सकती है। प्रोपेग्यूल्स का क्या मतलब है? रूट, स्टेम, लीफ कि अगर किसी हिस्से को काट दिया जाए वापस से हम उससे क्या जनरेट कर सकते हैं? एक न्यू प्लांट जनरेट कर सकते हैं, बट नॉट सीड। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, सीड से कभी भी नहीं होगा, सीड से नहीं होगा भाई। किससे हो सकता है? लीव से, रूट से और स्टेम से क्या हो सकता है? एक आपका न्यू ऑर्गेनिज्म फिर से जनरेट हो सकता है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड वेजिटेटिव आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल का मतलब जो हमारे नेचर में खुद देखने को मिलती है। नेचुरल में देखिए, ग्रोन विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प, हमें इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती ह्यूमन हेल्प की। न्यू प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम द लीव्स, रूट, स्टेम ऑफ द पेरेंट प्लांट। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे देखिए, बाय द अंडरग्राउंड स्टेम। ये क्या है हमारे पास? देख पा रहे हो इसको? क्या है ये? आलू। क्या है? आलू। आलू को बोले तो पोटैटो। क्या है? पोटैटो। ये क्या है? पोटैटो। ठीक है, ये क्या है? अब आपको पता है देखने में आलू क्या लगता है? आलू जो हम खा रहे हैं वो प्लांट का कौन सा हिस्सा है? वो प्लांट का स्टेम पार्ट है। कौन सा पार्ट है? स्टेम। बात समझ में आई? मतलब स्टेम खा रहे हैं, स्टेम का ही मॉडिफाइड रूट क्या होता है, मतलब मॉडिफाइड वर्जन क्या बन जाता है? ये आलू बन जाता है। क्या बन जाता है? आलू, जिसको हम खाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्टेम सोलन एंड फ्लैशी एग्जांपल है पोटैटो। कैसा है? पोटैटो। देखिए ये छोटी छोटी बर्ड दिख रही है आपको? आपको आलू देखते हो और कुछ समय तक आपका आलू जो है वो रहता है आपकी टोकरी के अंदर कुछ समय तक, तो आप वहां पर व्हाइट व्हाइट बर्ड देखते हो, आप निकल जाती है, उसको क्या बोलते हैं? आईज। क्या बोलते हैं? आईज। क्या बोलते हैं? आईज इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, इन वापस से क्या कर सकते हैं? बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द पोटैटो विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। वापस से क्या बना सकते हैं? ये नए प्लांट बनाने की कैपेबिलिटी रखती है और नया प्लांट बना लेती है। देखिए बाय रूट, मैंने एक एग्जांपल किसका दिया? मैं आपको पढ़ा रही हूँ नेचुरल प्रोपेगेशन। पहले किसका एग्जांपल दिया? स्टेम। फिर किसका एग्जांपल दे रही हूँ? रूट का। स्टेम में एग्जांपल लिया किसका? पोटैटो का। किसका लिया? पोटैटो का। पोटैटो के ऊपर क्या प्रेजेंट थी? आईज, स्मॉल स्मॉल बर्ड्स। अब किसका एग्जांपल दे रही हूँ? रूट्स का। किसका दे रही हूँ? रूट्स का। देखना भाई, रूट्स के अंदर प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, डहलिया। इतना लर्न नहीं करना, बस एग्जांपल लर्न करो किसका? स्वीट पोटैटो का। स्वीट पोटैटो बोले तो शकरकंदी, जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, शकरकंदी। इसको क्या बोलते हैं? शकरकंदी का कौन सा हिस्सा खा रहे हैं हम? रूट। कौन सा खा रहे हैं? रूट। रूट्स हैव द बर्ड्स व्हिच डिटैच एंड गिव राइज टू द पेरेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर शकरकंदी को भी कुछ समय तक आप रख देते हो तो उसके ऊपर भी छोटी छोटी क्या डेवलप हो जाने लग जाती है? बर्ड्स। उन बर्ड्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो नए के नए प्लांट को रीजनरेट कर सकते हैं, नए के नए प्लांट को बना सकती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल दिस वन पिक्चर ऑफ किसकी है? ये आपकी स्वीट पोटैटो की है। किसकी है? स्वीट पोटैटो की है। यहाँ पर देखना भाई, बाय लीव्स, ये एग्जांपल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, ये आएगा पेपर में आएगा भाई, ये पक्का आएगा, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ठीक है, किसका एग्जांपल है? ब्रायोफाइलम का। किसका एग्जांपल है? ब्रायोफाइलम का। लीव्स लाइक द ब्रायोफाइलम। ठीक है, इसको किस पौधे का नाम और बोलते हैं? पत्थरचट। क्या बोलते हैं इसको? पत्थरचट। अगर आप इसे पौधा देखोगे ना, ये हमारे स्कूल में भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे छोटी छोटी लीव्स क्या होती है? वापस से रीजनरेट होने लग जाती है। क्या हो जाती है? रीजनरेट होने लग जाती है। तो हमने क्या पढ़ा? नेचुरल प्रोपेगेशन। रूट में कौन? स्वीट पोटैटो। स्टेम में कौन? पोटैटो। और लीव्स में कौन? ब्रायोफाइलम। लीव्स में कौन? ब्रायोफाइलम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आ जाइए आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के ऊपर। आ जाओ भाई आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के ऊपर। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो ह्यूमन हेल्प से किया जाता है। किससे किया जाता है? ह्यूमन हेल्प से किया जाता है। आइए देखते हैं। Adopted by a human beings, it is a faster method. It is used in garden and nurseries. जितने भी हम लोग यहाँ पर क्या बनाते हैं? नर्सरीज। एक बार पॉज करना। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कैसा है ये? ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया जाता है, फास्टर मेथड है, और गार्डन और नर्सरीज में क्या करते हैं? इसका मैक्सिमम यूज करते हैं। जैसे कि कटिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या है? कटिंग। देखिए हम इसमें भी पढ़ेंगे अलग अलग तरह की। देखिए आप देखते भी हैं किसका फ्लावर है? ये रोज का फ्लावर है। किसका फ्लावर है? रोज का। ठीक है,
ठीक है। ए स्टेम, प्रोपेगेल का मतलब है यहाँ पर क्या, स्टेम। ए स्टेम इज कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड पुट इनटू द न्यू सोइल। जैसे कि आपने क्या लिया, एक रोज का फ्लावर लिया, बीच में से क्या करा, उसको स्टेम को कट कर दिया। कट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उसको वापस से क्या कर रहे हैं, सोइल के अंदर डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सोइल के अंदर डाल रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टेम कटिंग। किसके अंदर देखने को मिलता है, रोज, बुगेनविलिया। रोज और बुगेनविलिया, बुगेनविलिया के बहुत सारे फूल होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, बुगेनविलिया के अंदर देखने को मिलता है, ग्रेप्स के अंदर देखने को मिलता है, शुगर केन, बनाना, कैक्टस। कोई भी आप 2 एग्जांपल लर्न कर लेना। याद हमें कौन सा रहेगा, गन्ना वाला याद रहता है ना। गन्ना, गन्ने के खेत देखे ना कैसे बनते हैं, गन्ना कैसे उगाते हैं, याद है ना। बीच में से उनको काट देते हैं और 2 को आपस में जोड़ देते हैं, फिर से क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है रूट कटिंग। रूट कटिंग देखिए भाई, ये क्या है आपकी रूट कटिंग। रसभरी, ब्लैकबेरी, दहलिया, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, लेयरिंग मेथड पे आ जाइए। किस पे आ जाइए, लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब क्या होता है, ब्रांच विद लीव्स इज बेंट टू द ग्राउंड और ए पार्ट ऑफ द स्टेम इज बरीड टू द सोइल। ठीक है, देखो होता क्या है, मान लो कोई भी एक आपका पौधा है, उसकी ऐसे एक टहनी निकली हुई है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लीव्स। उसकी लीव्स को ऐसे पकड़ के, उसकी टहनी को ऐसे पकड़ के हमें किस में बरीड करना है, सोइल के अंदर बरी करना है। सोइल के अंदर उसको दबा देना है। क्या करना है, दबा देना है। देखो ये देखो, ये टहनी थी, इसको पकड़ के मैंने किसके अंदर दबा दिया, सोइल के अंदर। किसके अंदर दबा दिया, सोइल के अंदर। एक कट इज मेड इनटू द पेरेंट प्लांट विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। और उसके बाद वहां से क्या लगा दो, इसके ऊपर कट लगा दो ताकि ये अलग हो जाए और ये क्या बन जाएगा, आपका नए प्लांट बन जाएगा। माउंट लेयरिंग का मतलब होता है एक रूट को पकड़ के जमीन में दाबना, इसको क्या बोलते हैं, लेयरिंग। क्या बोलते हैं, लेयरिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग, ये तो हम बहुत बार करते हैं। स्टेम वन ऑफ द प्लांट इज कट एंड अटैच टू द रूट ऑफ द अदर प्लांट। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो मान लो मुझे कोई डिजायर्ड प्लांट चाहिए, मान लो मैं रोज का प्लांट बनाना चाहती हूँ, बट मेरे को मेरे रोज में 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तो मैं कैसे करूंगी, मैं अपना कोई एक प्लांट लूंगी। मान लो मेरा कोई भी प्लांट है, जैसे कि मान लो ये वाला है, ये मान ले किसी और प्लांट का ले लिया, और ऊपर वाला किसी और प्लांट का ले लिया। देखो स्टेम ऑफ द वन प्लांट। ठीक है, ये क्या है आपकी स्टेम है, ये क्या है स्टेम। एक प्लांट की तो क्या ले लो, स्टेम ले लो, और एक प्लांट की क्या ले लो, रूट ले लो। रूट वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टॉक, और प्लांट स्टेम वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, स्कायोन। आफ्टर सम टाइम द अटैच द स्टेम एंड द रूट कंबाइन टू फॉर्म द सिंगल प्लांट। मतलब कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मान लो आपको कोई गवावा बनाना है, बट आपको एक ऐसा गवावा बनाना है जो बहुत ज्यादा खाने में मीठा हो, बट साथ में बहुत ज्यादा क्या हो, जूसी हो। क्या हो, जूसी हो। तो आप अपने गवावा में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं, तो आप क्या ले सकते हो, जूसी के लिए मैंगो का फ्लेवर ले सकते हो। ठीक है, गवावा की स्टेम ले ली, मैंगो का क्या ले लिया, रूट ले लिया, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ के एक नया प्लांट बना दिया। क्या बना दिया, नया प्लांट बना दिया। कैम्बियम ऑफ द बोथ स्टेम आर शुड बी कनेक्टेड। ऐसे धागे से क्या कर दिया, उसको बांध दिया, धागे से क्या कर दिया, उसको बांध दिया। दिस इज नोन एज ग्राफ्टिंग। ठीक है, एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्विक है, सबसे सस्ता है, वो जल्दी होने वाला है। ठीक है, और लार्ज नंबर अमाउंट में क्या करता है, प्लांट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आप सब लोग तो विलेज से हो गए, आपको पता ही होगा, हमारे अभी भी खेत में ऐसे ही बनते हैं। डिजीज फ्री प्लांट्स होते हैं, डिजायर्ड करेक्टर हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको मैंगो का एग्जांपल दिया, गवावा का एग्जांपल दिया। जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, सर्वाइवल रेट ऑफ द न्यू प्लांट इज ऑलमोस्ट 100%। ठीक है, वेरिएशंस कम देखने को मिलते हैं, सर्वाइवल इनका कैसा होता है, 100% होता है। ठीक है, लास्ट हमारा क्या रह गया, टिश्यू कल्चर, और इसको खत्म करेंगे, कल हम इसका पार्ट बी बनाएंगे। ठीक है, लास्ट क्या है, टिश्यू कल्चर। तो भाई ये इंपॉर्टेंट था आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल कैसा होता है आपका और आर्टिफिशियल कैसा होता है। नेचुरल में भी आपको रूट में पता होना चाहिए, स्टेम में पता होना चाहिए, लीफ में पता होना चाहिए। इसी तरीके से आर्टिफिशियल में आपको ग्राफ्टिंग पता होनी चाहिए, लेयरिंग पता होना चाहिए, कटिंग पता होना चाहिए। 2-3 मेथड आपके पता होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ऑल्दो एलोबरेट नहीं कर रखे, बट एनसीईआरटी में इनका कहीं ना कहीं जिक्र है, और जो चीज एनसीईआरटी में वो हमें पढ़नी है। ठीक है, हाँ जी। टिश्यू कल्चर है क्या, बेसिकली टिश्यू कल्चर क्या है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल टिश्यू कल्चर के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, दिस टिश्यू इज ग्रोन इनटू अ सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम, दे डिवाइड रैपिडली, फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ए सेल इज नोन एज। देखो मान लो ये मेरा क्या है, एक मदर प्लांट है। क्या है, एक मदर प्लांट है। मान लो मुझे किसका फूल उगाना है, मान लो मैं गुलाब के फूल को उगाना चाहती हूँ,
ठीक है, गुलाब का फूल। तो मैंने क्या लिया, एक प्लांट ले लिया। कैसा ले लिया, जो खुद गुलाब का फूल था उसके इस हिस्से को काट दिया, देखो इतने से हिस्से को काट दिया, स्टेम को काट दिया। स्टेम के यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लीफ, लीफ का एक छोटा सा हिस्सा काट दिया। ये मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, किसका, लीफ का। एक्स, ठीक है, कट फ्रॉम द मदर प्लांट, काट दिया। काटने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखना है। किस पे रखना है, न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर। देखो ये मेरा क्या है, न्यूट्रिएंट मीडियम। मैं यहाँ पर क्या डाल रही हूँ, सारी चीजें। इसको आर्टिफिशियली मैं लैब में क्या चाहती हूँ, उगाना चाहती हूँ। मतलब मैंने एक न्यूट्रिएंट पैलेट तैयार किया, एक न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार किया जिसमें सारे तरह के न्यूट्रिएंट है। अब इसको इसमें डाल दिया। डालने के बाद कुछ समय के बाद देखेंगे आप, इसमें से क्या जनरेट होने लगे, शूट, और शूट के बाद क्या डेवलप होने लगी, रूट, और रूट के बाद मैं इसको मार्केट में जाऊंगी, जिसको आप हिंदी भाषा में क्या बोलते हो, प्योद, प्लांटलेट बन जाती है आपकी। क्या बन जाती है, प्लांटलेट बन जाती है। फिर आप इसको अपने गार्डन में लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो। फिर आपका क्या होगा, ये प्लांट बन जाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। तो ये आपको पता होना चाहिए टिश्यू कल्चर के बारे में भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज हमने पूरा का पूरा कंप्लीट किया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक और हम इसके पार्ट को बनाएंगे, एक और हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके लिए हम कल पढ़ेंगे। आज बहुत लेट हो गया, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।